नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अडानी ग्रुप में भारतीय जीवन बीमा निगम का निवेश सुर्खियों में है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी की कंपनियों में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट एलआईसी से नहीं बल्कि प्रमुख अमेरिकी और ग्लोबल बीमा कंपनियों से आए हैं। जून 2025 में एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में $57 करोड़ यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके एक महीने बाद अमेरिका की एथेन इंश्योरेंस ने अडानी के मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 6,650 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस इन्वेस्टमेंट में कई बड़ी विदेशी इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल थीं। एथेन की मूल कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की तरफ से मुंबई एयरपोर्ट के लिए ये दूसरी बड़ी फंडिंग थी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में डीबीएस बैंक, डीजेड बैंक, रोबो बैंक और बैंक सिनोपैक कंपनी लिमिटेड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से करीब $25 करोड़ का कर्ज जुटाया गया। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने साल की पहली छमाही में अपनी बंदरगाह, रिन्यूएबल एनर्जी, मुख्य कंपनी और बिजली इकाइयों के लिए कुल मिलाकर $10 अरब से ज्यादा के नए कर्ज समझौते किए। अडानी ग्रुप के मुख्य वित्त अधिकारी जुगेशिंदर सिंह ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट का वित्त जैसे मसलों पर लिखना वैसा ही है जैसे मैं और जेफ बेजोस बाल जड़ने की समस्या पर सलाह दें। एनालिस्ट का कहना है कि दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनियां स्थिर मुनाफे के कारण तेजी से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में इन्वेस्ट कर रही हैं। अडानी ग्रुप के नेतृत्व में भारत का तेजी से बढ़ता बुनियादी ढांचा क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेशकों की गहरी दिलचस्पी आकर्षित कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया कि वैश्विक निवेशकों की झिझक के बीच सरकारी अधिकारियों ने एलआईसी के निवेश फैसलों पर असर डाला। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट चर्चा में आ गया। एलआईसी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी अडानी ग्रुप में नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और टाटा में है। एलआईसी के पास अडानी ग्रुप के करीब 4% शेयर हैं, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.94%, आईटीसी लिमिटेड में 15.86%, एचडीएफसी बैंक में 4.89% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 9.59% हिस्सेदारी है। इसके अलावा एलआईसी के पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 5.02% हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत लगभग 5.7 लाख करोड़ रुपए है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 की वैल्यू पिछले सप्ताह के कारोबार में 1.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। इस दौरान देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वैल्यू में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। रिलायंस का मार्केट कैप 46,687 करोड़ रुपए बढ़कर 19.64 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं टीसीएस की वैल्यू 36,126 करोड़ रुपए बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 34,938 करोड़ रुपए बढ़कर 6.33 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसके अलावा एसबीआई, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और एलआईसी की वैल्यू भी बढ़ी है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 43,744 करोड़ रुपए घटकर 9.82 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। एचयूएल की वैल्यू 20,523 करोड़ रुपए घटकर 5.91 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू भी 11,983 करोड़ रुपए गिरी और ये 15.28 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से लेनदेन सिर्फ छोटे अमाउंट तक सीमित है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में यानी इस साल 30 जून तक देश में 1,572 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है। सबसे ज्यादा 85% ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए गए। अक्टूबर में फेस्टिव सीजन के दौरान यूपीआई से एवरेज डेली ट्रांजैक्शन बढ़कर 96,638 करोड़ पहुंच गया।
जो सितंबर के 82,991 करोड़ ट्रांजैक्शंस के मुकाबले 16% ज्यादा है। देश में सभी तरह के डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़ रही है। दीपावली से पहले यूपीआई के माध्यम से एक ही दिन में 74 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो कि यूपीआई से एक दिन में लेन देन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को सितंबर के क्वार्टर में 241 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इस दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 9% बढ़कर 461 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान कंपनी की संपत्तियां 4.25 लाख करोड़ रुपए थीं, जो 11% की वृद्धि है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का फायदा सितंबर के क्वार्टर में 6.6% घटकर 494 करोड़ रुपए रह गया है। एक साल पहले इसी दौरान कंपनी को 529 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय 20,266 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,848 करोड़ रुपए हो गई। एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ अमित झिंगरन ने कहा कि सरकार का जीएसटी सुधार 2047 तक सभी के लिए बीमा कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे बीमा की पहुंच में सुधार होगा। इंडियन रियल एस्टेट उद्योग ने पूंजी बाजार के माध्यम से 1.15 अरब डॉलर की रकम जुटाई है। ये पिछली तिमाही से दुगनी है। ग्रांट थॉर्नटन भारत की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर के क्वार्टर के दौरान 3 श्रेणियों के विलय और अधिग्रहण, निजी इक्विटी और पूंजी बाजार में 42 सौदे हुए। इनकी कुल राशि 2.85 अरब डॉलर थी। 84 करोड़ डॉलर मूल्य के 21 विलय और अधिग्रहण सौदे हुए। पिछली तिमाही में 19.5 करोड़ डॉलर मूल्य के ऐसे 6 सौदे रिकॉर्ड किए गए थे। अमेरिका और चीन के बीच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई 2 दिन की व्यापार वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने घोषणा की है कि चीन पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित 100% टैरिफ अब लगभग खत्म हो गए हैं। वार्ता के दौरान चीन ने निकट भविष्य में अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने और टिकटॉक की बिक्री समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। Margaret, I think we had a very good 2-day meeting. I would believe that so it would be an extra 100% from where we are now. And I believe that that is effectively off the table. I'm not going to get ahead of the 2 leaders who will be meeting in Korea on Thursday, but I can tell you we had a very good 2 days, so I would expect that the threat of the 100% has gone away, as has the threat of the immediate imposition of the Chinese initiating a worldwide export control regime. स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस समझौते से अमेरिकी किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि चीन ने सोयाबीन के आयात को बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही टिकटॉक की बिक्री अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए भी एक अहम कदम है। Well, it was never imposed. So they threatened to impose it in December, and President Trump, to give me and the trade team leverage, decided that it would be a good idea for him to threaten 100% additional tariff, and it did give us a great deal of leverage. President Trump's very good at creating leverage for us. This is the the 5th meeting that we've had with the Chinese. My Chinese counterpart is the Vice Premier, Ho Lifeng. So we had a very good 2 days. We discussed a wide variety of issues, from the rare earth magnets to trade to substantial purchases of American agricultural products to the Chinese helping us in this fentanyl. इस समझौते से दोनों देशों के बीच ये समझौता ट्रंप शी शिखर सम्मेलन की तैयारियों का हिस्सा हो सकता है, जहां व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर और आगे की चर्चा हो सकती है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,
and digital. Let's Mike talks about every segment of life.